तो यहाँ पे लिखा है दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आल्सो नोन एज द ग्रेट वॉर, पहला विश्व युद्ध जिसको ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, दी ग्रेट वॉर बिगिन बिटवीन यूरोपियन स्टेट्स ऑन यूरोपियन बैटलफील्ड बट एक्सटेंडेड अक्रॉस द ग्लोब। जिसका मतलब क्या है, पहला विश्व युद्ध यूरोप के देशों में लड़ा जाता है एंड ये पूरे दुनिया में फैल जाता है। आपने महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा, जब वो इंडिया में आए थे तो उनके द्वारा कहा गया था, 1915 में आए थे वो, 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से वकालत पूरी करने के बाद इंडिया में आते हैं एंड उनके द्वारा भारतीयों से पहला आग्रह ये किया जाता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, यदि हम उनके साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कोऑपरेट करेंगे, उनकी तरफ से लड़ाइयाँ लड़ेंगे, तो जैसे ही ये लड़ाई ब्रिटिशर जीत जाएंगे या ये सभी देश जो मित्र हैं वो जीत जाएंगे, उसके बाद ये हमें आज़ादी दे देंगे। तो ये भारतीयों के साथ से उनका एक आग्रह था। हालांकि वो रियलिटी में नहीं बदला, बाद में जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने प्रोमिसेस से मुकर जाते हैं। इनफैक्ट वो रोलेट एक्ट जैसे एक्ट लेके आते हैं जिसको काला कानून भी कहा गया, उसी के कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है आगे चलकर। पहली लाइन क्या है, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत यूरोप के अंदर होती है एंड ये फिर पूरी दुनिया के अंदर फैल जाता है, पूरी दुनिया के देश इससे प्रभावित होना शुरू हो जाते हैं। ये पहला आधुनिक औद्योगिकृत संपूर्ण युद्ध था, टोटल वॉर बोला गया, संपूर्ण युद्ध। संपूर्ण क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें बेलीग्रेंट्स का मतलब है जो आपस में लड़ रहे होते हैं, लड़ाकू जिनको बोलते हैं। बेलीग्रेंट्स मोबिलाइज्ड देयर पॉपुलेशन, जो भी देश लड़ रहे थे उनके द्वारा अपने जनसंख्या को मोबिलाइज किया गया, यानी कि अपने देश के नागरिकों को प्रेरित किया गया कि वहाँ लड़ाई में हिस्सा लें। ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े स्तर पे युद्ध जब लड़ा जा रहा है तो जो आर्मी रिक्रूटेड थी वह काफ़ी नहीं थी, बल्कि दूसरे लोगों को भी इंस्पायर करने की कोशिश करेगी कि आपको देश के खातिर लड़ना है। इनकी इकोनॉमीज भी मोबिलाइज करी जाती है एंड इन देशों की आर्मीज भी मोबिलाइज करी जाती है। एंड जो कैजुअलिटीज़ होती है, कैजुअलिटीज़ का मतलब यह है जो नुकसान होता है, जो लोग मारे जाते हैं, जो अर्थव्यवस्था का नुकसान होता है, वह बहुत सालों तक उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका प्रभाव 1929 में भी देखने को मिला था। द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि जो एक सेंटर कॉज था द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का, उसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी आता है। देन उसके बाद लिखा है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज इवन मोर टोटल इन नेचर। यदि आप दूसरे विश्व युद्ध की बात करें तो वह ज़्यादा संपूर्ण था, ज़्यादा पूर्ण युद्ध था, बजाय इसके कि आप पहले से कंपैरिजन करें। जिसका मतलब यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया के ज़्यादा देश इन्वॉल्व होते हैं एंड बड़े स्तर पर दुनिया को ये प्रभावित करता है और ये ग्लोबल इसका स्कोप था, पूरी दुनिया के देशों में ये फैल जाता है। हालांकि पहला जो विश्व युद्ध था उसका जो स्कोप था वो उतना वाइडर नहीं था, उसका जो क्षेत्रफल था वह उतना विस्तृत नहीं था जितना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का था, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण एक फंडामेंटल चेंज आता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, विश्व की राजनीति में एक फंडामेंटल चेंज आता है। 1939 से पहले विश्व की राजनीति को निर्धारण करने वाला जो एलिमेंट था वो यूरोप था, पूरा यूरोप था। जैसे कि यदि आप संतुलक की बात करें, बैलेंसर की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम था। इनफैक्ट 1914 से पहले आप जाएंगे तो दुनिया के अंदर 4-5 यूरोप के ही देश थे जो विश्व की राजनीति को प्रभावित करते थे। यदि आप विश्व की राजनीति को पढ़ेंगे तो 1914 से पहले ये 4-5 देश थे, ये बहुत पावरफुल थे एंड यही वो देश थे जो दूसरे देशों में जाकर दूसरे देशों को गुलाम बनाने के बाद वहाँ पर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अपने कॉलोनीज के द्वारा इनके द्वारा किया गया, जिसको कॉलोनियलिज्म भी हम कहते हैं। 1939 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है, उसके बाद विश्व की राजनीति में एक मूलभूत परिवर्तन आता है। मूलभूत परिवर्तन ये आता है कि अब विश्व की राजनीति का निर्धारण करने वाले ये यूरोपियन देश नहीं रह जाते हैं, पर्टिकुलरली यूनाइटेड किंगडम। आपने इंग्लैंड के बारे में सुना होगा, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इसको इंग्लैंड भी बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन भी बोलते हैं। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम था ये पूरी दुनिया की राजनीति को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण योगदान इसका हुआ करता था एंड और भी कुछ कॉलोनियल पावर्स थी जिनके बीच निरंतर संघर्ष चला हुआ था। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपने पाया होगा कि इंडिया के अंदर कुछ यूरोपियन पावर्स आना शुरू होती है, जैसे पुर्तगाली आते हैं, यूके के आते हैं, डैनिश आते हैं। सो बहुत सारी जो कॉलोनियल पावर्स थी वो इंडिया में आती हैं, इनके बीच भी आपस में संघर्ष हो रहे थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ये सेटल्ड हो जाता है कि कौन कौन सी पावर कहाँ कहाँ पे रूल करेगी। और पर्टिकुलरली यदि आप यूनाइटेड किंगडम की बात करें, सूर्य इसका छुपता नहीं था कभी भी, जिसका मतलब यह जैसे मैंने ग्रीनविच के बारे में जब हम पढ़ रहे थे जियोग्राफी में, तो मैं आपको लॉन्गिट्यूड एंड
लैटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट समझा रहा था, उसमें सूरज की किरणें कहाँ पे पहले पड़ती हैं और कहाँ पे बाद में पड़ती हैं, उसी के अनुसार यहाँ पे बात करी गई है। जैसे पर्टिकुलरली यदि मैं बात करूं तो इंडिया में अगर दिन है तो दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में रात भी होगी। तो वही इसका सिंपल सा मतलब है कि यूनाइटेड किंगडम का जो रूल था वह ना केवल दुनिया के एक कोने में था बल्कि विभिन्न हिस्सों में इसका जो रूल हुआ करता था, इसकी कॉलोनीज हुआ करती थी। अब इनके द्वारा रूल किया जा रहा था यूरोपियन पावर्स के द्वारा। 1945 के बाद क्या परिवर्तन होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद परिवर्तन ये होता है कि ये यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिख रहा है। 1945 के बाद कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। दुनिया के अंदर दो महाशक्तियाँ आती हैं, एक अमेरिका आती है एंड दूसरी यूएसएसआर। और ये यूएसएसआर क्या है? सोवियत संघ। और इसकी लोकेशन कहाँ पे है? यूरोप के जस्ट ईस्टर्न यूरोप में इसको कहा जाता है। दूसरी पावर यूएसएसआर थी जिसमें रशिया एक बहुत बड़ा पार्ट था और आज भी रशिया एक अलग से हिस्सा है। एंड इसके साथ कुछ 15 जो टेरिटरीज थी साथ की वो लगती थी। अब इसमें कौन कौन सी लगती थी एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं है, बट यही जो साथ वाली है ये इसके साथ लगती थी। 15 हिस्सों में 1991 में ये टूट जाता है। उसके बाद जो रशिया था उसी को सारे जो आर्म्स थे, जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो रशिया के हवाले ही किए जाते हैं। एंड P5 का जो मेंबर है जिसको वीटो पावर मिलती है वहाँ भी रशिया ही रह जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की राजनीति के निर्धारक अमेरिका और सोवियत संघ बन जाते हैं, ना कि यूरोप। पहले ये थे ना यूरोपियन कंट्रीज, अब अमेरिका और यूएसएसआर, इनके बीच एक शक्ति का संघर्ष चलता है जिसको हम इंग्लिश में बायपोलर वर्ल्ड कहते हैं। दो ध्रुवीयता जिसको हिंदी में कहा जाता है, बायपोलर वर्ल्ड। ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा यूरोप के जो देश थे उनके विवादों के समाधान में सहयोग किया गया। एंड ये केवल यूरोप तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि समय बीतने के साथ आउटसाइड ऑफ यूरोप भी ये चला जाता है। सिंपल सा मतलब क्या है कि अब दुनिया के अंदर दो महाशक्तियाँ आ जाती हैं, दुनिया की राजनीति को ये तय करेंगे। कहीं भी अगर कोई लड़ाई हो रही है तो इनके द्वारा ही उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सुन रहे हैं, अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति है द्वारा से डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। तो अमेरिका एक बहुत बड़ी महाशक्ति आज के टाइम में मानी जाती है। एंड ना केवल इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में ही अखबारों में जो केंद्र रहा होगा वो डोनाल्ड ट्रंप ही रहा होगा। और ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है कि शेयर मार्केट ना केवल इंडिया की ऊपर या नीचे होती है बल्कि पूरी दुनिया की ऊपर या नीचे होती है, क्योंकि एक ये उम्मीद है कि यदि अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो दुनिया की राजनीति कैसी होगी। एंड यदि जो बाइडन आते, कमला हैरिस थी हालांकि उनके जो खिलाफ लड़ रही थी, अगर वो आती है तो दुनिया की राजनीति कैसी होगी। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आए उन्होंने धड़ाधड़ फाइल्स के ऊपर साइन करना शुरू कर दिए। उन्होंने बोला कि हम WHO से बाहर निकल जाएंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकल जाएंगे। जो इन्वायरमेंट की जो ट्रीटीज़ हैं, पेरिस पर्टिकुलरली जो 2015 में हुई थी, उन्होंने बोला कि जो हमारी कमिटमेंट थी हम उससे भी बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो कार्बन एमिशन चाइना करता है उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। WHO से वो इसलिए बाहर निकले क्योंकि उन्होंने बोला कि WHO सिलेक्टिव डिसीजन लेता है एंड ये चाइना के फेवर में है। एंड और भी ऐसे बहुत सारे उनके द्वारा कुछ अब ऑर्डर निकाले जा रहे हैं। जैसे उनके द्वारा कहा गया कि मैक्सिको, कनाडा और चीन से जो भी वस्तुएं आएंगी उनके ऊपर भारी आयात कर लगाए जाएंगे, टैरिफ लगाए जाएंगे, और बदले में उन देशों के द्वारा भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर लगाए जा रहे हैं। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि दुनिया की जब कोई बड़ी महाशक्ति होती है तो वह दुनिया के दूसरे देशों की जो आपस में लड़ाई हो रही होती है उसको भी निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप के आने से ही अभी तक जो इजराइल था वह अटैकिंग पोजीशन में था और हमास को न्यूट्रलाइज करने के बाद वह गाजा में अपने पैर जमाए हुए था। डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही आते हैं वो कहते हैं कि हम लड़ाइयों को ख़त्म करेंगे। तो जो नेगोशिएशंस कामयाब नहीं हो पा रही थी वो जल्दी से हो जाती है। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं? इससे हम ये समझ रहे हैं कि कोई महाशक्ति दुनिया की राजनीति को तय करती है। लाइकवाइज जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया की दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ आते हैं तो ये दुनिया की राजनीति को डिसाइड करना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत यूरोप के अंदर हुई थी और ये पूरी दुनिया में फैल जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने सुना ही है, जैसे आज़ाद हिंद फौज का आपने एग्जाम्पल सुना है। देन फिर जापान भी इसमें लड़ रहा था। बहुत से ऐसे देश जो गुलाम थे उनके नागरिक भी दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाके लड़ रहे थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वह केवल यूरोप तक सीमित नहीं था बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाता है। लाइकवाइज जो कोल्ड वॉर था उसकी शुरुआत यूरोप के अंदर ही होती है, परंतु वह जल्दी से पूरी दुनिया में फैल जाता है और उसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि वैश्विक स्तर पर उसके परिणाम देखने को मिलते हैं।
ना केवल शीत युद्ध का प्रभाव यूरोप के अंदर पड़ा बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही पड़ा है। पहला जो विश्व युद्ध हुआ था इसमें यूरोप के अंदर एम्पायर्स थे, कुछ साम्राज्य थे, 4 एम्पायर्स थे पर्टिकुलरली, वो खत्म हो जाते हैं। कुछ हिस्सा एशिया के साथ भी लगता है, बट पर्टिकुलरली यदि हम आप इसकी डिमार्केशन की बात करें तो ये यूरोप के अंदर ही लगता है। अब ये 4 एम्पायर कौन कौन से थे? 4 एम्पायर थे रशिया, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड ओटोमन इन टर्की। ये 4 एम्पायर थे। इसकी लोकेशन कहाँ है इसको देखते हैं। लोकेशन देखना जरूरी है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो मैंने 4 एम्पायर बताए हैं। एक तो रशिया एम्पायर था, 1917 में टूटता है ना। जार वहाँ का शासक था। रशिया के अंदर ही वो जो क्रांति होती है, अक्टूबर की क्रांति, जिसमें कम्युनिस्ट रूल आता है, 1917 में हुई थी ना वो क्रांति। फिर रशिया ने बोला कि हम नहीं लड़ेंगे अब लड़ाई। तो रशिया एक एम्पायर था। एक जर्मन एम्पायर था। कब हुई थी यूनिफिकेशन? 1870 में हुई थी। हाँ, इतने में हुई थी, 1870 या 71 में। जर्मनी और इटली का एक साथ ही देखने को मिलती है यूनिफिकेशन। एंड ये ऑस्ट्रिया लिखा है तो यहीं पे एक हंगरी है, और तो ये ऑस्ट्रिया हंगरी एक एम्पायर था। एंड इसी के साथ यहाँ पर कुछ अरेबियन कंट्रीज हैं, इनको मिलाकर कुछ ओटोमन एम्पायर बनता था। ठीक है, 4 एम्पायर है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर एंड रशिया। रशिया का मैंने बता दिया 1917 में टूट गया। एंड ओटोमन एम्पायर को किस तरीके से हम लिंक कर सकते हैं? जैसे ही ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो ये 4 देश आपस में मिल के लड़ रहे थे। इनको बोलते थे दूरी राष्ट्र, दूरी बोलते थे ना, एक्सिस पावर्स। सो दीज वर द एक्सिस पावर्स। ये दूरी राष्ट्र थे। एंड दूसरी तरफ जो लड़ रहे थे वो कौन कौन थे? फ्रांस, यूके एंड अमेरिका बाद में आता है उसमें। तो कुछ ऐसी कंट्रीज लड़ रही थी। तो ये 2 धड़े आपस में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ रहे थे। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन एम्पायर और रशिया, इनकी हार हो जाती है। तो अब इनके साथ बुरा ही बुरा होगा, क्योंकि हारे हुए व्यक्ति के ऊपर ही सारी की सारी शर्तें इम्पोज करी जाती है एंड उसको वो माननी पड़ती है जब ट्रिटी होती है बाद में। अल्टीमेटली लड़ाई के बाद ट्रिटी ही होती है, और ट्रिटी में जो हारा हुआ पक्ष होता है उसको अपना बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, और जीता हुआ जो पक्ष है उसको बहुत कुछ मिलता भी है। हालांकि इनके जो संघर्ष थे वो पहले से ही चले आ रहे थे, जिसको आप 1914 से पहले बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। यूरोप के अंदर की ये जो 5-6 पावर्स थी ये आपस में लड़ती रहती थी, परंतु ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि ये लड़ाई इतनी बड़ी हुई हो कि ये सभी खत्म हो गए। तो वहां पर एक बैलेंस बना हुआ था जिसको बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं। एंड इसका बैलेंसर जो था वह यूनाइटेड किंगडम था। 1914 से पहले की बात कर रहा हूँ। जैसे ही 1914 में ये बैलेंस ब्रेक होता है, एंड उसका एक कारण ये भी माना जाता है कि ये जो ग्रुप जब बन जाते हैं 2, तो ये एक पॉसिबिलिटी को नियर बाई ला देते हैं कि अब ये आपस में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उसी के कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। जर्मनी का क्या नुकसान होता है? जर्मनी के ऊपर भारी मात्रा में रेपरेशन जर्मनी से ली जाती है, जिसको मुआवजा बोलते हैं। जर्मनी को दोषी ठहराया जाता है, वॉर गिल्ट इसको बोलते हैं, कि जर्मनी को लड़ाई के लिए दोषी ठहराया गया और कहा गया कि आपको बहुत सारा पैसा आप देना है, जिसके कारण जो मित्र राष्ट्र हैं उनकी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी है। ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर टूट जाता है। इसको बाल्कनाइजेशन ऑफ यूरोप कहते हैं। बाल्कनाइजेशन आप वर्ड सुनते हैं ना, इसी को बाल्कनाइजेशन कहते हैं। साउथ ईस्ट जो यूरोप है विभिन्न हिस्सों में जो टूट जाता है तो ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर को तोड़ दिया जाता है। उसी के साथ जो टर्की, जिसको ओटोमन एम्पायर कहते हैं, इसको भी तोड़ने का प्रयास मित्र राष्ट्रों के द्वारा किया जाता है। एंड इसका जो खलीफा था उसको उसकी पदवी से हटा दिया जाता है। इसका प्रभाव इंडिया में 1917 में रशिया के बारे में बता चुका हूँ, बट ये जो ओटोमन एम्पायर में जो खलीफा था इसका प्रभाव इंडिया में क्या पड़ा था? आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। एंड जो मुस्लिम्स थे, गांधी जी ने बोला कि अब मैं सारी इंडिया को यूनाइट करूंगा। एंड जो मुस्लिम्स थे दे वर रिलक्टेंट, वो इच्छुक नहीं थे कि वह असहयोग आंदोलन में आए। तो उसके लिए गांधी जी के द्वारा एक स्ट्रेटजी निकाली गई, और जो इंडिया के अंदर खिलाफत आंदोलन कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन था कि जो टर्की का खलीफा है उसको उसकी पदवी पे बिठा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया के मुस्लिम कहते थे कि हम इसको अपना एक खलीफा मानते हैं या सरदार मानते हैं, इसको इसकी पदवी पे द्वारा पे बिठा दीजिए, ये इनकी शर्त थी। तो गांधी जी ने बोला कि आप अलग से क्यों लड़ रहे हैं? आप अपनी डिमांड के लिए लड़ो, हम अपनी डिमांड के लिए लड़ते हैं, तो हम यूनाइट होकर लड़ते हैं। और जैसे ये खलीफा की जो पदवी थी विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो मित्र राष्ट्र थे उनके द्वारा खत्म कर दी गई, तो असहयोग आंदोलन को दिए गए समर्थन जो था, जो गांधी जी को मिला था, उसमें भी कमी देखने को मिलती है।
इनफैक्ट चोरा चोरी की घटना के बाद तो खत्म ही हो जाता है असहयोग आंदोलन। और यदि आप 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुस्लिम्स ने कोऑपरेट उसमें किया था जितना कि असहयोग आंदोलन में कोऑपरेट किया होगा नो डाउट, बट उस इंटेंसिटी और उतनी जनसंख्या में नहीं किया होगा जितना कि असहयोग आंदोलन में किया था। एंड उसका फैक्टर यही था कि मित्र राष्ट्रों के द्वारा खलीफा को उसकी पदवी से हटा दिया गया था। तो हम इसको यहाँ पे रिलेट भी कर सकते हैं।